हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 12 रसायन विज्ञान का रिवीजन 2025-26 बोर्ड एग्जाम के लिए। और आज हमारे पास रिवीजन का लेक्चर नंबर 14 है। 13 लेक्चर हो चुके हैं जो रिवीजन की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन में अपना छठा चैप्टर या छठा यूनिट, जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। और हेलो एल्केन और हेलो एरीन का ये पहला लेक्चर है। 2 लेक्चर में हम इस चैप्टर का रिवीजन भी कंप्लीट कर देंगे। आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर के और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम आज का रिवीजन भी स्टार्ट करते हैं और कल 2 लेक्चर में इस चैप्टर को भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको प्लेलिस्ट के अनुसार अपनी पढ़ाई करनी है। देखो, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, ये हमारा छठा यूनिट है, छठा चैप्टर है। सबसे पहले हम करेंगे फास्ट ट्रैक रिवीजन। और आप ध्यान से समझते रहना। जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये लिखा हुआ है हैलोजन व्युत्पन्न। क्या होते हैं हैलोजन व्युत्पन्न? यहाँ पहले पेज पर फॉन्ट थोड़ा छोटा रहेगा, वैसे आपको दिखाई देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि नहीं दिखाई दे रहा तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हो, जब तक मेरा फॉन्ट इतना छोटा रहे। ये वाला, ये पहला पेज रहेगा। हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब ये होता है कि आपके पास मान लो कोई भी एल्केन है। एल्केन जैसे आर आर एच, एल्केन को आप लिख सकते हो आर एच। यहाँ एल्केन को लिखा हुआ है RCH3, आप RH भी लिख सकते हो। तो इसके ऊपर जब आप हैलोजनीकरण करोगे, यानी एल्केन के ऊपर किसी हैलोजन का रिएक्शन कराओगे, जैसे Cl2 का रिएक्शन आप करा रहे, या X2 का करा रहे, या Br2 का करा रहे, तो जैसे Cl2 का रिएक्शन कराते हो तो एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, HCl निकलेगा और RCl यानी RX बन जाएगा मेन प्रोडक्ट। ये बन जाएगा मेन प्रोडक्ट, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन या हेलोजन व्युत्पन्न का मतलब यह है कि आपके पास जो एल्काइल एल्केन है, जो एल्केन में हाइड्रोजन एटम को तो यहाँ से हटा दो, यानी माइनस कर दो यहाँ से हाइड्रोजन एटम और प्लस कर दो इसमें कोई भी एक हेलोजन, तो RX मिल जाएगा। इसे ही हम कहते हैं हेलोजन व्युत्पन्न। तो यहाँ लिखा हुआ है कि हाइड्रोकार्बनों के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन यानी X जैसे ClBrI से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक को हेलोजन व्युत्पन्न या हेलोजन युक्त यौगिक जैसे C6H5X जैसे कहते हैं। इन्हें एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर इन्हें हेलो एल्केन यानी एल्काइल हैलाइड जैसे CH3X, C2H5X तथा हेलो एरीन जैसे C6H5X यानी बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन एटम में वर्गीकृत किया गया है। एल्काइल हैलाइड श्रृंखला स्थान तथा प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। उसके बाद अगला यहाँ हेडिंग है हेलो एल्केन निर्माण की विधियां। हेलो एल्केन निर्माण की विधियों में सबसे पहले है हमारे पास एल्केन से। एल्केन को आप RH लिख सकते हो। यदि एल्केन का आपने हेलोजनीकरण कर दिया तो यहाँ हाइड्रोजन की जगह कोई एक हेलोजन आ जाएगा, RX मिल जाएगा आपको। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 400 डिग्री C पर आपको एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन मिल जाएगा। और यदि आपके पास है एल्कीन, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन, और उसके ऊपर आप हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX का रिएक्शन करते हो, तो HX का रिएक्शन करने पर ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड टूट जाता है, एक तरफ H जुड़ जाता है, एक तरफ X। तो ये एक योगात्मक अभिक्रिया है। इससे भी आपको एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। अगला तरीका मैंने आपको सिखाया था कि अल्कोहल है आपके पास ROH के ऊपर आप PCl3 का रिएक्शन कर दो, या PCl5 का कर दो, या HX का कर दो, या SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन कर दो, या HCl का रिएक्शन कर दो जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी इन सभी परिस्थितियों में, और अल्कोहल से भी आपको एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन मिल जाएगा।
एक तरीका बताया था कि आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण है RCOOAg, इसके ऊपर ब्रोमीन का रिएक्शन कर दो, क्लोरीन का रिएक्शन कर दो, CCl4 के उपस्थिति में रिएक्शन कर दो। ऐसा करने से भी आपको एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन मिल जाएंगे। तो कम से कम ये जितने भी तरीके मैंने आपको बताए, हाँ 1 2 3 4 5 6, ये 6 तरीके एल्काइल हैलाइड बनाने के आपको जरूर आने चाहिए, जरूर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ हेलो एल्केन के भौतिक गुणों के बारे में। ध्यान से सुनते रहना बिल्कुल। गलनांक तथा क्वथनांक। हेलो एल्केन के गलनांक तथा क्वथनांक जनक हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा उच्च होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एल्काइल हैलाइड के अणुओं के मध्य द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कार्यरत होता है। हैलोजन परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ क्वथनांक बढ़ता है, अतः इनके क्वथनांक का क्रम निम्न प्रकार है। RI का क्वथनांक सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आयोडीन परमाणु का साइज सबसे बड़ा है। RBr का क्वथनांक उससे कम है, RCl का उससे भी कम। सबसे कम क्वथनांक होता है RF का, एल्काइल फ्लोराइड का। सीधी श्रृंखला वाले यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक शाखित श्रृंखला वाले यौगिकों से अधिक होता है। ये भी बात ध्यान रखनी है आपको। RX में जो सीधी श्रृंखला वाले उनके गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होंगे ब्रांच वालों से, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर वांडर वाल्स आकर्षण बल भी बढ़ जाते हैं, फलस्वरूप गलनांक व क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं। तो गलनांक और क्वथनांक इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि सीधी श्रृंखला है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। फिर बात करते हैं हम विलेयता की। एल्काइल हैलाइड यद्यपि प्रकृति में ध्रुवीय होते हैं, परंतु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण ये जल में अविलेय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। फिर घनत्व की बात करेंगे। एल्काइल ब्रोमाइड तथा आयोडाइड जल से भारी होते हैं, जबकि एल्काइल क्लोराइड तथा फ्लोराइड जल से हल्के होते हैं, यानी इनका घनत्व जल से कम है। फिर हम बात करते हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों की। अब ध्यान से समझ लेना हर एक चीज को। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जिससे आपके समझ में आ जाए, आपको सही दिखाई दे। ठीक है, देखो रासायनिक गुणों की बात करेंगे। यह हमारे पास है एल्काइल हैलाइड RX। यदि RX की आप प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में बात करो तो RX के ऊपर यदि KOH का रिएक्शन आपने करा दिया तो यहां से जो है ना KX निकल जाएगा, KX, और R के साथ आ जाएगा OH, ROH बनेगा। यदि NaNO2 या KNO2 का रिएक्शन कर दोगे RX के ऊपर तो यहाँ से भी KX या NaX निकलेगा और आपको RONO मिलेगा, एल्काइल नाइट्राइट। और यदि आप AgNO2 का रिएक्शन कर दोगे इसके ऊपर AgNO2 का तो AgX निकल जाएगा, RNO2 मिल जाएगा, एल्काइल नाइट्रोएल्केन। उसके बाद यदि AgCN का रिएक्शन कर दोगे तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा, AgX तो निकल जाएगा और मेन प्रोडक्ट बनेगा AgNC। और यदि NaNC RNC बनेगा, RNC एल्काइल आइसोसाइनाइड। यदि NaCN या KCN का रिएक्शन करोगे तो साइनाइड बनेगा, RCN। और यदि RX के ऊपर आप KSH का रिएक्शन करोगे तो RSH थायो अल्कोहल बनेगा। और यदि RX के ऊपर NaOR- का रिएक्शन करोगे सोडियम एल्कोक्साइड का तो ईथर बनेगा, ROR। ये तो है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये सारी पढ़ा रखी हैं आपको। उसके बाद आपको देखनी है विलोपन अभिक्रिया। यदि RX के ऊपर आप एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करोगे तो HX निकलेगा और आपको डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन मिलेगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। और यदि RX के ऊपर आप धातु के साथ अभिक्रिया इसकी करते हो, धातु के साथ अभिक्रिया करते हो जैसे मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ग्रेगनार्ड अभिकर्मक यानी RMgX मिलेगा आपको। ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। इसके अलावा धातुओं के साथ क्रिया, RX की धातुओं के साथ क्रिया और भी 3 प्रकार से होती है। जैसे RX है उसके ऊपर सोडियम और शुष्क ईथर का रिएक्शन करा दो तो उसे वुड्स अभिक्रिया कहते हैं और आपको RR यानी एल्केन मिलता है। यदि RX के ऊपर जिंक, कॉपर और एल्कोहल का रिएक्शन करोगे
तो अपचयन होगा, नवजात हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा RX के ऊपर, ऐसे देखो ऐसे, तो आपको मिलेगा RH यानी एल्केन। और यदि आप RX के ऊपर जिंक का रिएक्शन करोगे, इसे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं, तो भी आपको R बॉन्ड R मिलेगा। तो ये कितने रिएक्शन हुए RX के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12, ये 12 रासायनिक गुण आपको जरूर आने चाहिए RX के। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब फ़ॉन्ट नॉर्मल हो जाएगा, बस वो पहला पेज ही था जिसमें फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा था, अब आपको स्पष्ट दिखाई देगा बिल्कुल कम रेजोल्यूशन में भी। तो अब हमें देखना है CX आबंध की प्रकृति। मतलब आपके पास जैसे मान लो RX है, RX में मैं कह रहा आपको R जो है ना वो CH3 है, तो CH3 को आप ऐसे लिख दें CH3, और यहाँ जुड़ा हुआ है X। तो इस वाले बॉन्ड की बात कर रहे हैं जो कार्बन और हेलोजन के बीच बना हुआ है, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन में। हेलो एल्केन में CX आबंध का निर्माण कार्बन के sp3 संकरित कक्षक तथा हेलोजन के NP अपूर्ण कक्षक के अतिव्यापन द्वारा होता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन की तुलना में हेलोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, अतः CX आबंध ध्रुवीय होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कार्बन की तरफ रहेगा, सॉरी कार्बन की तरफ नहीं रहेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा रहेगा हेलोजन की तरफ। यहाँ हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है ना कार्बन से, तो हेलोजन के ऊपर तो आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, इधर कार्बन के ऊपर आ जाएगा आंशिक धनावेश, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। CX आबंध की प्रबलता वियोजन ऊर्जा पर निर्भर करती है। मतलब कौन CX बॉन्ड कितना मजबूत है वो डिपेंड करे, वियोजन ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करेगा। इनकी आबंध वियोजन ऊर्जा का क्रम CF यानी कार्बन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि यहाँ विद्युत ऋणात्मकता में ज़्यादा अंतर है कार्बन और फ्लोरीन की। फ्लोरीन तो पता ही है सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। CCl उससे कमज़ोर, CBr उससे भी कमज़ोर, और CI सबसे कमज़ोर है। सबसे कमज़ोर बॉन्ड है C कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड। अतः CI आबंध सबसे दुर्बल प्रकृति का है। अतः नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एल्काइल हैलाइडों RX की क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार है। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ पूछते हैं तो सबसे ज़्यादा मजबूत CF है और सबसे कमज़ोर है CI। और यदि क्रियाशीलता की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है RI, यानी एल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, क्योंकि यहाँ कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड है जो सबसे कमज़ोर है, टूटने को तैयार है। RI के बाद फिर नंबर आता है RBr का, इससे कम क्रियाशील RCl है, सबसे कम क्रियाशील है RF, अर्थात RI की क्रियाशीलता सबसे अधिक है। तो आपको CX आबंध की प्रकृति में एक तो बात ये ध्यान रखनी है कि ये कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ को सरके हुए होंगे, इसलिए बंध ध्रुवीय है। और इसमें सबसे मजबूत बॉन्ड तो होता है CF का और सबसे कमजोर होता है CI का, और सबसे ज्यादा क्रियाशील फिर CI होगा, ये वाला बॉन्ड, जिसे आप RI भी लिख सकते हो। एल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है और एल्काइल फ्लोराइड होता है सबसे कम क्रियाशील। ये बात बतानी है आपको बंध की प्रकृति में। और उसके बाद आपको बताना है ध्रुवण घूर्णकता, जिसे आप प्रकाशिक समावयवता भी कहते हो। ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों की दिशा को बदल देना। वे यौगिक जिनके भौतिक तथा रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न होता है, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, तथा यह घटना ध्रुवण घूर्णकता या प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। अनेक हेलो एल्केन ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करते हैं, जैसे इसे देखो, इस कार्बन के चारों तरफ अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, है तो हेलो एल्केन ही है, एल्काइल हैलाइड ही है। यदि पदार्थ का विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा देता है तो वह दक्षिणावर्त घूर्णक यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी D या प्लस, जबकि बाईं ओर घुमाने पर वह वामावर्त घूर्णक यानी लेवियो रोटेटरी या L या माइनस होता है।
असम्मित अणुओं में यह गुण प्रचुरता में पाया जाता है। जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ये क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। अब अगली बात यह है कि सर असम्मित अणु का मतलब क्या होता है, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, जिसका जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर इम्पोज ना होता हो, मिरर इमेज पर इम्पोज ना होता हो, उसे कहते हैं एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। वे अणु असम्मित अणु कहलाते हैं जिनके दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज को उस पर अध्यारोपित यानी सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता है। यदि किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी अणु का दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज उसके ऊपर पूरा सुपर इम्पोज ना होता हो, पूरा उसे ना ढकता हो, तो ऐसे ही मॉलिक्यूल को हम कहते हैं असम्मित या एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। फिर हमें पता होना चाहिए किरैलता का मतलब क्या है, इसे किरैलिटी या चिरैलिटी भी कहते हैं। असम्मित अणुओं को किरैल अणु भी कहते हैं। अणुओं की असम्मिति को किरैलता या किरैलिटी या चिरैलिटी कहते हैं। तो ये तो थे हेलो एल्केन की बात। अब आ जाते हैं हेलो एरीन। हेलो एरीन का मतलब है बेंजीन रिंग के ऊपर या एराइल ग्रुप के ऊपर जब हेलोजन अटैच हो। वे एरोमेटिक हेलोजन यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक वलय यानी sp2 संकरित कार्बन से जुड़े होते हैं, एराइल हैलाइड या हेलो एरीन कहलाते हैं। इन यौगिकों का सामान्य सूत्र ArX होता है, जहां Ar फिनाइल या बेंजील प्रतिस्थापित फिनाइल अथवा किसी अन्य एराइल वलय को प्रदर्शित करता है। Ar का मतलब बस हमारे लिए C6H5 है, फिनाइल ग्रुप। तो ये आपको ArX होते हैं। अब इन्हें बनाने की विधियां भी देखनी है। हेडिंग है हेलो एरीन के निर्माण की सामान्य विधियां। हेलो एरीन बनाना है हमें, ये बेंजीन रिंग के ऊपर X है, C6H5 का मतलब बेंजीन रिंग। मान लो आपके पास बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर आप HCl का रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड होना चाहिए, 250 डिग्री सी टेम्परेचर होना चाहिए, आपको बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन जुड़ जाएगा, यानी यहाँ Cl जुड़ेगा। यह HCl है ना, तो यहाँ Cl जुड़ेगा। और यदि आप X2 का रिएक्शन कराते हो FeCl3 की उपस्थिति में, तो भी आपको यही प्रोडक्ट मिल जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन जुड़ा हुआ, अंधेरे में और साधारण ताप पर। और आप ये तो बेंजीन से बनाने के दो तरीके तो ये हैं, बेंजीन से बनाने के ArX को। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये देखो C6H5N2Cl। यदि इसके ऊपर आपने CuX और HX का रिएक्शन कर दिया तो आपको C6H5X मिल जाएगा। यदि आपने कॉपर का रिएक्शन कर दिया HX के साथ तो भी आपको यही मिल जाएगा। यदि KX का रिएक्शन कर दिया तो भी यही मिल जाएगा। और यदि PX5 जैसे PCl5 PCl3 SOCl2 का रिएक्शन कर दिया अल्कोहल के फिनॉल के ऊपर, ये फिनॉल है, देखो बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH होता है तो उसे क्या कहते हैं, फिनॉल। फिनॉल के ऊपर यदि आपने PCl3 PCl5 SOCl2 का रिएक्शन कर दिया तो भी आपको बेंजीन रिंग के ऊपर एक हेलोजन एटम मिल जाएगा। ये तरीके हो गए बनाने के, कितने, बेंजीन से बनाने के 2 तरीके, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बनाने के 3 तरीके, और फिनॉल से बनाने का 1 तरीका। एक क्या मैंने 3 बता दिया आपको, PCl3 भी बताया, PCl5 भी बताया, SOCl2 थायोनील क्लोराइड भी बताया। रिएक्शन आपको आती हैं सारी, जो सिखा रखी हैं तुम्हें, सिखा रखी है ना। PCl3 कैसे रिएक्शन करता है अल्कोहल के ऊपर, PCl5 कैसे करता है, SOCl2 माने थायोनील क्लोराइड कैसे करता है। अब बात करेंगे हेलो एरीन के रासायनिक गुण। तो भाई हेलो एरीन के रासायनिक गुण में आपको पता होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है। देखो पहले इस चीज को पढ़ लो। हेलो एरीन हेलो एल्केनों की अपेक्षा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। मतलब यदि कोई पूछता है ना RX कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और यदि बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन जुड़ रहा हो यानी हेलो एरीन, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ज़्यादा दिखाते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाने की इन्हें आदत बहुत कम होती है।
तो इन्होंने लिखा हुआ है कि हेलो एरीन हेलो एल्केनों की अपेक्षा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि अनुनाद के कारण CX एकल आबंध आंशिक द्वि आबंध लक्षण ग्रहण कर लेता है तथा हेलो एरीन में हेलोजन से जुड़ा sp2 संकरित कार्बन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। अतः हेलो एरीन में अपेक्षाकृत छोटे CX आबंध को तोड़ना कठिन होता है। ठीक है, समझ में आई बात। यदि आपका जो RX है, यदि आप इस RX को देखते हो ना, वैसे तो ये सारी बातें समझा रखी हैं। RX में होता है ये जैसे CH3X है, CH3X, तो ये बॉन्ड तो इस तरह ही तो होगा, ये कार्बन हेलोजन के साथ, ये तो सिंगल बॉन्ड ही है ये वाला। पर यदि मैं आपको कहूं कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग है ये, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ है हेलोजन, जिसे आप ARX कहते हो, एराइल हैलाइड या हेलो एरीन, तो ये अनुनाद हमें देखने को मिलता है ना यहाँ, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड बन जाता है आंशिक। और वो डबल बॉन्ड, पहली बात तो ये है कि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो छोटा हो गया बॉन्ड, मजबूत हो गया। दूसरी बात यह है कि यदि इस वाले कार्बन को देखते हो तो इसमें sp2 संकरण है, और यदि इस वाले कार्बन को देखते हो तो इसमें sp3 था। तो S लक्षण तो यहाँ ज़्यादा है इस वाले कार्बन का, S लक्षण ज़्यादा है तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है। इस वाले कार्बन का S लक्षण 25% है, इसका 33.33% है। तो S करेक्टर ज़्यादा है तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, इतनी आसानी से तो हेलोजन को छोड़ने का नहीं है। जबकि यहाँ sp3 संकरण के चलते इस कार्बन का जो S करेक्टर है वो 25% है, तो वो कार्बन इतनी मजबूती से हेलोजन को नहीं पकड़ेगा जितनी मजबूती से ये वाला कार्बन पकड़ रहा होगा इस हेलोजन को। ये सारी बातें आपको सिखा रखी हैं, ये भी एक कारण है। ठीक है, चलो, तो इसलिए वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दिखाते, क्लोरोबेंजीन वगैरह। तो हेलो एरीन सामान्यतः इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, ना कि नाभिक रागी, तथा हेलोजन परमाणु ऑर्थो तथा पैरा निर्देशकारी यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर प्रभाव दिखाता है। इन अभिक्रियाओं में पैरा उत्पाद मुख्य उत्पाद होता है, पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। और ये रिएक्शन आपने सारी पढ़ रखी हैं कि यदि आपके पास ये है, देखो ये क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन, ठीक है, और इसके ऊपर आपने रिएक्शन करा दिया। सबसे पहले मान लो आपने X2 का रिएक्शन करा दिया FeCl3 की उपस्थिति में, जैसे क्लोरीन का, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ जाएंगे हेलोजन एटम। यहाँ तो था ही पहले से, यहाँ तो था ही, एक ऑर्थो पे आ जाएगा और एक पैरा पर मुख्य उत्पाद पैरा वाला ही होगा। यदि आपने नाइट्रीकरण कर दिया, नाइट्रीकरण आपको पता है HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में होता है, और HNO3 को मैंने लिखना सिखा रखा है OHNO2। तो NO2 ग्रुप जो है ना, ऑर्थो पर जुड़ेगा और कहीं कहीं पैरा पर जुड़ेगा, ज़्यादा यही बनेगा पैरा प्रोडक्ट। इसी तरीके से ये तो हो गया हेलोजनीकरण, हेलोजन से रिएक्शन, नाइट्रीकरण, HNO3 के साथ रिएक्शन। फिर आपको पता होना चाहिए सल्फोनीकरण, H2SO4 से रिएक्शन, H2SO4 को ऐसे सिखा रखा है OHSO3H। तो ये जो SO3H ग्रुप है, पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन और पैरा, पैरा वाला मेन प्रोडक्ट है। इसी क्रम में यदि आप क्लोरोबेंजीन के ऊपर फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण करते हो, यानी CHCl3 का रिएक्शन करते हो AlCl3 की उपस्थिति में, तो ये जो CH3 ग्रुप है वो या तो यहाँ जुड़ेगा या तो यहाँ जुड़ेगा। और यदि फ्रेडल क्राफ्ट एसिलीकरण करते हो CH3COCl, तो ये वाला ग्रुप जुड़ेगा COCH3, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। दो तरह के प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा, इसे कहते हैं फ्रेडल क्राफ्ट एसिलीकरण। और यदि आप क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हो CH3X और सोडियम के साथ, तो इसे कहते हैं वुड्स-फिटिक अभिक्रिया। और इसमें आपको टॉलुइन मिलेगा, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर ये जुड़ा हुआ मिलेगा।
और यदि आप सोडियम और ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, डाईफिनाइल। और यदि आप रिएक्शन करते हो CCl3CHO यानी क्लोरल के साथ रिएक्शन करते हो क्लोरोबेंजीन की, तो आपको DDT मिलेगा, यानी एक कीटनाशक, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। ठीक है, ये रिएक्शन सारी आनी चाहिए जितनी भी बताई। देखो कितनी रिएक्शन बताई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रिएक्शन ये पक्की आनी चाहिए आपको बेंजीन क्लोरोबेंजीन की। उसके बाद है बहु हैलोजन यौगिक या पॉली हैलोजन यौगिक। ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या एक से ज़्यादा होती है उन्हें हम कहते हैं बहु हैलोजन यौगिक। तो देखो, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुओं में एक से अधिक हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं पॉली हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉली हैलोजन यौगिक निम्न हैं। नंबर 1, डाईक्लोरोमीथेन या मिथाइलिन क्लोराइड CH2Cl2, 2 हैलोजन है। इसके कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि यह एक अच्छा विलायक है तथा पेंट हटाने में प्रयुक्त किया जाता है। बहुत आता है क्वेश्चन, ये मिथाइलिन क्लोराइड या डाईक्लोरोमीथेन पेंट को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एरोसोल में रॉकेट प्रणोदक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग खाद्य तथा औषधि उद्योग में निष्कर्षण विलायक के रूप में किया जाता है। तो इसके बारे में इतनी बात पता होनी चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए ट्राई क्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म CHCl3, यह एक औद्योगिक विलायक है जो वसा, आयोडीन, एल्केलॉइड आदि को घोलने में प्रयुक्त होता है। इसे ऑक्सीकरण से बचाने के लिए अंधेरे में रंगीन बोतलों में भंडारित किया जाता है, अन्यथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसके ऑक्सीकरण से विषैली गैस फास्जीन बन जाती है। तो ये रिएक्शन आती है पेपर में, 2CHCl3 ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन हो गया प्रकाश की उपस्थिति में, ये बन गई फास्जीन गैस HCl। ये एक विषैली गैस है फास्जीन। तो इसलिए क्लोरोफॉर्म को कभी भी प्रकाश में नहीं रखा जाता, अंधेरे कमरे में रखा जाता है और रंगीन बोतलों में डार्क कलर की। इसलिए इसमें कुछ मात्रा में इथाइल अल्कोहल भी मिला दिया जाता है, जो बनने वाली विषैली फास्जीन को अविषाक्त डाईइथाइल कार्बोनेट में परिवर्तित कर देता है। तो ये जो फास्जीन गैस बनी, ये C2H5OH उसके साथ रिएक्शन करके डाईइथाइल कार्बोनेट में इसे कन्वर्ट कर देता है, इसलिए मिलाया जाता है इसमें इथाइल अल्कोहल। इसका उपयोग सामान्यतः निश्चेतक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म बेहोश करने वाली दवाई है, निश्चेतक कहते हैं बेहोश करने वाले को। फिर हमें पता होना चाहिए आयोडोफॉर्म के बारे में, ट्राई आयोडोमीथेन CHI3, क्लोरोफॉर्म का भाई है आयोडोफॉर्म। इसे पूतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है आयोडोफॉर्म को। इसका पूतिरोधी गुण मुक्त आयोडीन के कारण होता है। यह एक पीले रंग का ठोस पदार्थ है। पीले रंग का क्या है, ठोस पदार्थ। और फिर हमें पता होना चाहिए टेट्रा क्लोरोमीथेन या पायरीन CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं इसे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यह अज्वलनशील और जहरीला यौगिक है। यह जल में अविलेय है परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय है। इसका उपयोग प्रशीतक बनाने में, एरोसोल कैन के लिए प्रणोदक उत्पादन में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में फीड स्टॉक की भांति, औषधि उत्पादन में तथा सामान्य विलायक की भांति किया जाता है। फिर हमें पता होना चाहिए फ्रेओन या डाईफ्लोरोमीथेन CCl2F2। मीथेन एवं एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रेओन कहते हैं। फ्रेओन एक निरावेशी, असंक्षारक तथा आसानी से द्रवित होने वाली गैस है। फ्रेओन 1,2 का उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं AC में एक प्रशीतक के रूप में तथा एरोसोल व प्रणोदक में किया जाता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं इसे ज़्यादातर। फिर हमें पता होना चाहिए DDT, पैरा पैराडैश डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन।
ये इसका सूत्र है, ये आपका CCl3 है, CH, एक क्लोरोबेंजीन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ। ठीक है, इसका नाम होता है डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो और इथेन। देखो दो कार्बन है तो एथ इसलिए बोल रहे इथेन। यह है एक शक्तिशाली कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये तो था हमारे पूरे चैप्टर का फास्ट ट्रैक रिवीजन कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें आपको बिल्कुल आनी चाहिए हर एक हालत में। फिर आते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्न पर। अगला पड़ाव हमारा यही है, एक नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम। ध्यान से समझते रहना। यदि आपने अपना सिलेबस पूरा पढ़ लिया है तो ये प्लेलिस्ट आपके बहुत काम की है। ये प्लेलिस्ट उन सभी बच्चों के लिए बहुत काम की है जिन्होंने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया और उन्हें फास्ट रिवीजन करना है और देखना है कि परीक्षा में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, RMgX तथा जल की अभिक्रिया से बनता है। भाई RMgX है, ये है RMgX। इसके ऊपर जब भी आप जल का रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, HOH। मेन चीज़ तो ये बनेगी RH और साइड प्रोडक्ट MgOHX। तो देखो कहाँ है RH, ये रहा, ये है इसका सही उत्तर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हालांकि ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ फ्रेश लेक्चर में भी। जब हम सिलेबस कर रहे थे 0 लेवल से तब भी हर एक चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होने के बाद ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं। सिर्फ उसमें 2025 वाले क्वेश्चन नहीं कराए गए थे, इसलिए यहाँ 2025 के परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे भी आ जाएंगे। ल्यूकास अभिकर्मक, ये तो याद रखना पड़ेगा आपको। सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड, इन दोनों को कुल मिलाकर ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, RX तथा NaI की अभिक्रिया का नाम है। भाई ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। RX और NaI की अभिक्रिया ऐसी होती है, देखो RX और NaI जब भी रिएक्शन करते हैं ना तो ये बनता है RI, एल्काइल आयोडाइड, और इसे कहते हैं फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या में बदलाव किए बिना एल्काइल हैलाइडों से प्राथमिक एमीन बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नोट में लिखवा रखा है मैंने इसे। ये तरीका है गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण, आएगा ये आगे। और ये मैंने फ्रेश लेक्चर में भी आपको ये बात समझाई थी कि सबसे बढ़िया तरीका कार्बन परमाणुओं की संख्या नहीं बदलनी चाहिए और एल्काइल हैलाइड से प्राथमिक एमीन यदि बनाना है तो सबसे बढ़िया तरीका यही है, गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देख लो, अभिक्रिया RCOOAG, इसके ऊपर ब्रोमीन का रिएक्शन करना है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। ऐसे ही तो होता है, ये Br है ना, दो हैं, एक यहाँ, RBr बनेगा, AgBr बनेगा, CO2, RBr AgBr और CO2। इसे हम कहते हैं हुंस-डीकर अभिक्रिया। क्या कहते हैं? हुंस-डीकर अभिक्रिया। समझा रखी है बहुत बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया, इसके ऊपर एल्कोहलिक KOH, इसका मुख्य उत्पाद क्या होगा? जब एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करेंगे ना तो यहाँ से तो नहीं, यहाँ से H और यहाँ से Br, ये HBr निकलेगा और यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, है ना, ये बनेगा ना प्रोडक्ट। तो ये है ब्यूटटूइन। ब्यूटटूइन कह दो, वैसे सही नाम तो ब्यूटटूइन है, वैसे इसे 2-ब्यूटीन या ब्यूटीन 2 भी कहते हैं, पर बिल्कुल सही नाम है ब्यूटटूइन। समझा रखा है। कौन सा नियम लगा बताओ यहाँ? सेट-जेफ का नियम लगा यहाँ, नहीं तो हम इसे H जो यहाँ से निकालना ना उसे यहाँ से भी निकाल सकते थे। इस प्रोडक्ट वो भी बनेगा पर बहुत कम मात्रा में बनेगा, ज़्यादा ये वाला ही बनेगा, ब्यूटटूइन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर प्राप्त होता है। हाँ क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को चलो ऐसे ही बना देता हूँ, ये तो है क्लोरोबेंजीन, ये तो क्लोरोबेंजीन हो गया।
अमोनिया NH3 को हमने ऐसे लिखना सिखाया है, HNH2। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करानी है। बताओ, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 आ जाएगा, और जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 हो जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, एनिलीन। एनिलीन प्राप्त होगा। नेक्स्ट, ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक ये होता है C6H5 के ऊपर SO2Cl, ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये है सही उत्तर, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग अभिकर्मक, ये याद रखना है आपको बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, नोवा निम्नलिखित यौगिकों में कौन पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर रहा है। DDT, हाँ कीटनाशक है, कभी डैमेज नहीं होता, मतलब खत्म नहीं होता। फ्रेओन, ओजोन परत को खारी। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये भी एक ऐसा पदार्थ है जो जैव अपघट्य नहीं है। तो सही उत्तर ये है, ये सभी ये सारे के सारे पर्यावरण के लिए खतरनाक है। 2020 में आया था ये क्वेश्चन। चलो अगला देखो, AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन की बेंजीन से क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। हाँ बिल्कुल बनेगा भाई, बेंजीन के ऊपर जब क्लोरीन का रिएक्शन कराओगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। इस अभिक्रिया में बेंजीन वलय पर निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज आक्रमण करती है। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो आक्रमणकारी अभिकर्मक Cl पॉजिटिव होगा। Cl पॉजिटिव को ही तो कहोगे इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान रखना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है औद्योगिक विलायक के रूप में, एक कार्बनिक विलायक है क्लोरोफॉर्म। वैसे तो आपको पता है क्लोरोफॉर्म का उपयोग बेहोश करने में भी होता है निश्चेतक के रूप में, पर यहाँ विलायक के रूप में लिखेंगे हम, आनी वो ऑप्शन। 12वां क्वेश्चन है, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बिल एमीन परीक्षण किया जाता है। कार्बाइल एमीन अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी कहते हैं। कार्बाइल एमीन अभिक्रिया में एक तो होता है हमारा प्राइमरी एमीन, और एक होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और 3 होते हैं KOH, एल्कोहलिक KOH। बताओ ये रिएक्शन सिखानी रखिएगा, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो इसमें इन्होंने ये तो दे दिया, ये पूछा है क्या चीज़ है, प्राइमरी एमीन और क्लोरोफॉर्म। अब देख लो कहाँ है, ट्राई हेलोजन, ट्राई हेलोजन, ट्राई हेलो एल्केन भी आप इसे कह सकते हो, त्रि हेलोजनीकृत मेथेन और एक प्राथमिक एमीन, ये है सही उत्तर। देखो, त्रि हेलोजनीकृत मेथेन नहीं है क्या, और ये प्राइमरी एमीन नहीं है क्या। ये रिएक्शन बहुत आती है पेपर में, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड अभिक्रिया, या कार्बाइल एमीन परीक्षण या आइसोसाइनाइड परीक्षण, किसी भी नाम से आ सकती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कार्बाइल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। कार्बाइल एमीन अभिक्रिया देती है प्राइमरी एमीन, बस और कुछ नहीं। प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन है, NH2 से पता चल रहा है, ये सेकेंडरी अमीन है। कार्बाइल अमीन अभिक्रिया नहीं देगी, आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देगी, तो सही उत्तर C है, यही नहीं देती कार्बाइल अमीन अभिक्रिया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर फास्जीन गैस बनाता है। अभी तो पढ़ा था क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन, इसे अंधेरे कमरे में और डार्क कलर की बॉटल्स में क्यों रखा जाता है, अभी तो पढ़ा था। हेलोफॉर्म किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। हेलोफॉर्म जैसे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म, ये सब मेथेन के ही तो हैं, मेथेन के डेरिवेटिव हैं। अगला क्वेश्चन, मिलान करना है इसका, मिलान, मिलान करना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो आग बुझाने के काम आता है इनमें से। वैसे तो वो एक विलायक भी है, पर यहाँ विलायक दिया नहीं। मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड तो अभी पढ़ा था हमने, CH2Cl2, पेंट हटाने में, पेंट उतारने में, और DDT तो आपको पता ही है।
कीटनाशक है, और अजैव निम्नीकरणीय है, जितना बन गया कभी खत्म नहीं होने। और फ्रेन रेफ्रिजरेटर और एसी में इस्तेमाल होती है, ठंडा करने वाली गैस। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। तो अगले पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चन भाई, अति लघुत्तरीय। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर वाले हैं उन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। इन्होंने पूछा है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक युग्मों में से कौन सा यौगिक OH नेगेटिव के साथ SN2 अभिक्रिया में अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करेगा। भाई CH3Br और CH3I छोड़ के कौन भागेगा पहले, Br छोड़ के भागेगा या I? आप कहोगे जी आयोडीन छोड़ के भागेगा अपनी जगह पहले, तो इसका उत्तर तो ये है, क्योंकि ये बॉन्ड कमजोर है आयोडीन वाला। पहले का उत्तर तो है CH3I। क्यों? क्योंकि CH3 में कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है, कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड कमजोर है, वो पहले छोड़ के भाग जाएगा, इसलिए ये वाला रिएक्शन होने के चांस इसके ऊपर ज़्यादा बढ़िया हैं। और इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में यहाँ तो कार्बन के बैक साइड में 3 मिथाइल ग्रुप हैं, और यहाँ इसके बैक साइड में 3 हाइड्रोजन है सिर्फ, तो भीड़ तो इसके कम है, बैक साइड में इसके कम है भीड़। इसके भीड़ जिसे आप त्रिविम विन्यासी बाधा स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हो, वो तो इसमें कम है, तो ये बढ़िया रिएक्शन दिखाएगा, है ना। यही बात यहाँ लिखी हुई है, पढ़ लेना उत्तर में आप, जो मैंने आपको बताई। तीसरा क्वेश्चन, सॉरी अगला दूसरा क्वेश्चन है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग करते समय नमी के थोड़े अंशों से भी बचना क्यों आवश्यक है, अथवा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, इसके उपयोग भी लिखिए, अथवा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग लिखिए, RMGX। तो यूँ कह रहे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब भी आप रिएक्शन कराते हो तो वहाँ नमी नहीं होनी चाहिए, शुष्क ड्राई होना चाहिए सारा सिस्टम। इसका कारण ये है कि जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ना, वो ध्रुवीय होता है, इसके ऊपर डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, ऐसी स्थिति होती है इसकी। तो जल से ये प्रोटॉन ग्रहण कर लेगा, जिसकी वजह से रिएक्शन हो जाएगी इसकी। तो यहाँ लिखा हुआ है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक ध्रुवीय अणु है, अतः ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अत्यंत क्रियाशील होते हैं तथा जल जो प्रोटॉन का एक उत्तम स्रोत है, इसके साथ क्रिया करके हाइड्रोकार्बन देते हैं। देखो RMGX यदि रिएक्शन इसने कर लिया तो आपको बताएं यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ H और यहाँ OH जुड़ जाएगा, तो ये एल्केन नहीं बन गया, हाइड्रोकार्बन, और ये साइड प्रोडक्ट। इसलिए हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का रिएक्शन जब भी करेंगे पानी या नमी नहीं होनी चाहिए वहाँ। अतः एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के निर्माण के समय तथा इसका उपयोग करते समय नमी के अंशों से बचना चाहिए। अब इसके उपयोग की बात करें, इसकी सहायता से विभिन्न कार्बनिक यौगिकों जैसे हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल आदि का संश्लेषण किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, ये दे रखा यौगिक ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन देखो, के मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयवों को लिखिए। यदि इसके ऊपर आपने क्लोरीन का रिएक्शन कर दिया, या तो क्लोरीन जुड़ेगा यहाँ या तो यहाँ जुड़ गया या तो यहाँ जुड़ गया क्लोरीन। भाई आप कहोगे जी यहाँ जुड़ गया तो यहाँ भी तो जुड़ सकता है, तो आप चाहे यहाँ जोड़ दो चाहे यहाँ जोड़ दो, है तो 1 क्लोरोब्यूटेन ही, यहाँ जोड़ दो या यहाँ जोड़ दो, है तो 2 क्लोरोब्यूटेन ही, तो 2 ही तो बनेंगे, या तो 1 क्लोरोब्यूटेन या तो 2 क्लोरोब्यूटेन। अगला क्वेश्चन, एक अणु में द्विबंध की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण लिखिए कि डबल बॉन्ड है। तो वहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड है, यदि इसके ऊपर ब्रोमीन का रिएक्शन आपने कर दिया, ब्राउन कलर का होता है ब्रोमीन, रिएक्शन कर दिया तो आपको डाईब्रोमो मिल जाएगा प्रोडक्ट, डाईब्रोमो एल्केन, और वो होता है रंगहीन। तो यदि भूरा रंग आपका खत्म हो गया, गायब हो गया, तो समझ जाओ कि हमारे पास डबल बॉन्ड था। ठीक है, अब यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है। ये रिएक्शन लिखनी है आपको, यही बात लिखनी है जो मैंने बोल ली है, वही लिखा हुआ है लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 5वां, निम्नलिखित अभिक्रिया में निर्मित उत्पादों A तथा B को पहचानिए। ये डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, इसके ऊपर HCl का रिएक्शन करना है। तो आप जब इस बॉन्ड को तोड़ोगे
तो एक तरफ तो H जुड़ जाएगा, एक तरफ Cl, दोनों तरफ एक जैसी चीज है। एक तरफ H एक तरफ Cl, कुछ कभी H इधर Cl इधर, कभी H इधर कभी Cl इधर। ठीक है, तो देखो इस बार तो यहाँ दूसरे नंबर पर Cl जुड़ा है और एक जोड़ दिया हमने तीसरे नंबर पर, तो ये तो हो गया 2 क्लोरो, 5 कार्बन थे, 2 क्लोरोपेंटेन और ये 3 क्लोरोपेंटेन, दोनों का मिक्सचर मिलेगा। दोनों कार्बन एक जैसे हैं, ध्यान रखना, दोनों के पास एक ही हाइड्रोजन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड का IUPAC नाम और संरचना। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड ये है, IUPAC नाम लिख दोगे, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। संरचना बनानी आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, 7वां, लुईस अम्ल उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, लुईस अम्ल उत्प्रेरकों, लुईस अम्ल उत्प्रेरक समझते हो, AlCl3 की बात कर रहे हैं। लुईस अम्ल उत्प्रेरकों की उपस्थिति में एराइल क्लोराइड यानी क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमाइडों को क्रम से क्लोराइड एवं ब्रोमाइड के साथ एरिनो के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा आसानी से बनाया जा सकता है। यानी कह रहे कि भाई हाँ ठीक है, मतलब कह रहे कि आप क्लोरोबेंजीन भी आसानी से बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन भी आसानी से बना सकते हो, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन करने पर और AlCl3 की उपस्थिति में। किंतु एराइल आयोडाइड जैसे आयोडोबेंजीन को बनाने के लिए एक ऑक्सीकारक की उपस्थिति आवश्यक क्यों होती है। यानी आप यदि क्लोरोबेंजीन बना रहे, क्लोरीन का रिएक्शन कर रहे बेंजीन के ऊपर, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और बेंजीन के ऊपर यदि ब्रोमीन का रिएक्शन कर रहे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। उत्प्रेरक चाहिए आपको AX3 जैसे AlCl3, AlBr3, पर जब आप आयोडोबेंजीन बनाना चाह रहे बेंजीन के ऊपर आयोडीन का रिएक्शन करके, तो वहाँ एक ऑक्सीकारक की भी जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, एरिनो की आयोडीन के साथ अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, यानी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चल जाएगी, तथा इस अभिक्रिया में उत्पन्न HI को ऑक्सीकृत करने के लिए ऑक्सीकारक जैसे HNO3, HiO3 आदि की आवश्यकता होती है। अतः एराइल आयोडाइडों को एक ऑक्सीकारक की उपस्थिति में बनाया जाता है, नहीं तो आयोडोबेंजीन बनेगा और फिर दोबारा से वो टूट जाएगा आयोडीन में और बेंजीन में। तो रिएक्शन में ज़्यादा प्रोडक्ट आपको मिले इसलिए ऑक्सीकारक चाहिए आपको, क्योंकि आयोडोबेंजीन बनने वाला जो रिएक्शन है वो उत्क्रमणीय है, रिवर्सेबल है। 8वां क्वेश्चन, इथाइल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ये तो कर दोगे आप, इथाइल ब्रोमाइड का KCN से रिएक्शन कर दो, कर दोगे, इथाइल साइनाइड बन जाएगा। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय प्रकृति का होता है। अब क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय प्रकृति का इसलिए होता है क्योंकि उसमें कार्बन है, 3 क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन के जोड़े उन्होंने अपनी तरफ खींच रखे, और ये भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कहाँ जाएगा, कार्बन के ऊपर, और यहाँ से ये निकल जाएगा क्या, H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाएगा। और यदि H पॉजिटिव निकल गया तो अम्लीय प्रकृति तो होगी उसकी। तो क्लोरीन के -I प्रभाव के कारण, देखो -I इफेक्ट है, क्लोरीन खींच रही इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन के -I प्रभाव के कारण इससे जुड़े कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। देखो धनावेश आ गया, जिससे क्लोरोफॉर्म में से H पॉजिटिव का निकलना आसान हो जाता है। H पॉजिटिव यहाँ से निकल के चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले गया दोनों, नहीं इलेक्ट्रॉन ले गया क्या, इलेक्ट्रॉन तो इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन तो इधर गए, इलेक्ट्रॉन तो छोड़ गया वो, यदि बॉन्ड यहाँ से टूटा तो इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास, इसलिए H पॉजिटिव निकला, और H पॉजिटिव निकल गया तो अम्लीय प्रकृति तो होगी फिर। 10वां क्वेश्चन, हेलो एल्केन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। बिल्कुल सही, RX तो देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जबकि हेलो एरीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। स्पष्ट कीजिए। अब ये बात तो आपको
वहां बताई थी आपको CX बंध की प्रकृति में, बताया था। उसके बाद भाई जो आपका बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन जुड़ रहा ना, वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दे सकता, क्योंकि वो जो हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है बेंजीन के कार्बन एटम के साथ, वहां वो सिंगल बॉन्ड नहीं, आंशिक डबल बॉन्ड है वो। और बेंजीन रिंग का वो कार्बन जो हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, वो कार्बन sp2 संकरण के चलते उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसने मजबूती से पकड़ रखा है हेलोजन एटम को। और वो जो आपका हेलोजन एटम है, उस हेलोजन एटम का जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो बेंजीन रिंग के अंदर घूम जाता है अनुनाद के चलते, उसकी उपलब्धता कम है। समझ रहे ना आप? तो ये 3 कारण आपको लिखने हैं, ये तीनों मैंने आपको समझा दिए थे, वही बात लिखनी है। जबकि RX में वो उपलब्ध है। यदि मैं RX की बात करूं एल्काइल हैलाइड की, और यदि मैं बात करूं एराइल हैलाइड की, तो ये तो सिंगल बॉन्ड ही है, आंशिक डबल बॉन्ड है भाई, पार्शियल डबल बॉन्ड। मजबूत हो गया, डबल बॉन्ड है तो मजबूत है। इसका संकरण, इस वाले कार्बन का संकरण sp3 होगा, इसका sp2 होगा, तो संकरण के चलते S करेक्टर यहाँ ज्यादा है बेंजीन रिंग वाले कार्बन का। S करेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड फिर भी मजबूत हो गया। चलो अगला, DDT क्या है इसका उपयोग? DDT यही तो है, ये बनाना आप। उपयोग आपको पता है कि कीटनाशक है, शक्तिशाली कीटनाशक है DDT। नेक्स्ट, कार्बन टेट्राक्लोराइड के 2 मुख्य उपयोग लिखिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्प वायु से भारी एवं अज्वलनशील होने के कारण अग्निशामक के रूप में पायरीन के नाम से प्रयोग की जाती है। एक तो आग बुझाने में इस्तेमाल होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, आग बुझाने में, और कार्बनिक विलायक भी है। फ्रेओन के निर्माण में, ठीक है, फ्रेओन के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक कार्बनिक विलायक भी है, पर 2 ही पूछे थे इन्होंने। क्लोरोफॉर्म के उपयोग, क्लोरोफॉर्म के उपयोग का उपयोग वसा, तेल, मोम, रेजिन और अन्य कार्बनिक विलायक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। देखो, DDT का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? DDT कीटनाशक है पर जैव अनअपघट्य है, जितना बन गया वो मृदा प्रदूषण पैदा करेगा, मृदा प्रदूषण भी, जल प्रदूषण भी। यह जैव अपघट्य नहीं है, इसके अवशेष वातावरण में रहते हैं और इसका लंबा प्रभाव बहुत घातक हो सकता है। यह जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक विषैला होता है, इस कारण से कई पश्चिमी देशों में इसका उपयोग बंद कर दिया गया है DDT का। दूसरे सस्ते कीटनाशकों के अभाव के कारण यह कई दुष्प्रभावों के बाद भी भारत में प्रचुरता से प्रयोग किया जाता है। भारत में DDT का उपयोग अब भी बहुत हो रहा है, उपयोग नहीं दुरुपयोग होना चाहिए इसका नाम। उसके बाद है फ्रेओन 1-2 का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखिए। फ्रेओन, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हो आप, फ्रेओन 1-2 का निर्माण, कार्बन टेट्राक्लोराइड के ऊपर SbF3 का रिएक्शन करना है, ये बन जाएगा CCl2F2 और SbCl3 बन जाएगा, ठीक है। इसकी उपस्थिति में होना है, SbCl5 की उपस्थिति। और पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है? ओजोन परत को खा लेता है पर्यावरण पर प्रभाव। फ्रेओन वायुमंडल से विसरित होकर क्षोभ मंडल में चले जाते हैं, जहां ये मुक्त मूलक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ कर देते हैं तथा प्राकृतिक ओजोन संतुलन को अनियंत्रित कर देते हैं। ओजोन परत को नष्ट करते हैं फ्रेओन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो भी आप इन्हें कहते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रेओन क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए, अथवा फ्रेओन का सूत्र और उपयोग। मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रेओन कहते हैं। सूत्र CF2Cl2, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, CHF2Cl, मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। फ्रेओन 1-2 का उपयोग, फ्रेओन 1-2 का उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं वातानुकूलक यानी AC में एक प्रशीतक के रूप में तथा एरोसोल व प्रणोदक में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16वां, बेंजाइल क्लोराइड से NN डाई मिथाइल फिनाइल मिथेनामीन
के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। बेंजाइल क्लोराइड, देखो बेंजीन रिंग के ऊपर जब CH2 हो जाता है तो इसे पूरे को कहते हैं बेंजाइल, इसके आगे जुड़ा हुआ है क्लोराइड। इसके ऊपर अमोनिया का रिएक्शन कराओ आप। अमोनिया को मैंने आपको ऐसे लिखना सिखा रखा है HNH2। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये HCl निकल गया, ये दिखा रखा -HCl। ये बन गया बेंजाइल एमीन। अब इसके ऊपर CH3Cl का रिएक्शन करना है। दो हैं CH3Cl। दो CH3Cl का जब आप रिएक्शन करोगे तो ये तो दो तो H हैं यहाँ से, और दो हैं ये Cl, देखो दो ही तो हैं Cl, दो HCl निकल जाएंगे और N के ऊपर दो CH3 जुड़ जाएंगे। ये बन गया N के ऊपर ही दो मिथाइल हैं, NN डाई मिथाइल फिनाइल मिथेनामीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, भले ही यहाँ लिखा ना हुआ कब आया। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है तथा उसमें कुछ मात्रा में विशुद्ध इथाइल अल्कोहल भी मिला दी जाती है, क्यों? अब ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी, क्लोरोफॉर्म का प्रकाश की उपस्थिति में और वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो जाएगा, जहरीली गैस बनेगी फास्जीन, इसलिए उसे रंगीन बोतलों में अंधेरे में और पूरा भर के और उसमें थोड़ा इथाइल अल्कोहल डालकर रखा जाता है। कारण मैंने अभी पढ़ा दिया। मार्कोनिकॉफ नियम को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो मार्कोनिकॉफ का नियम तो पता ही है आपको, मार्कोनिकॉफ नियम। इस नियम के अनुसार किसी असम्मित एल्कीन पर HX का योग इस प्रकार होता है कि HX का ऋण सिरा एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, कम। नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा। अब देखो, यदि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान हो तो उस द्विआबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर मिथाइल समूहों की संख्या अधिक हो। यहां तो जो है ये है, देखो इसमें क्या है, इसमें इस कार्बन पर तो दो हाइड्रोजन है, इस पर एक हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ जुड़ेगा नेगेटिव पार्ट, ये वाला, यही तो नेगेटिव पार्ट है। यदि ये बॉन्ड टूट गया ना तो X नेगेटिव यहाँ, H पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन पर, देखो यहाँ जुड़ रहा, ये है मार्कोनिकॉफ का नियम। डबल बॉन्ड पर जो जुड़ने वाला स्पीसीज है उसका नेगेटिव पार्ट या नेगेटिव आयन वहाँ जुड़ेगा जहाँ जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैथ-जेफ नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी। सैथ-जेफ नियम कहता है कि आपके पास जो विलोपन अभिक्रिया है उसमें नेगेटिव पार्ट यहाँ से भी निकल रहा, पॉजिटिव पार्ट वहाँ से निकलेगा। देखो इधर हाइड्रोजन 3 है, इधर 2 हैं, तो जिधर हाइड्रोजन कम है वहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, तो CH डबल बॉन्ड CH बनेगा। ये देखो 80% यही बना, CH डबल बॉन्ड CH, वो 20% बना। तो इसे पढ़ लेना। सेट जेफ का नियम मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको सिखा रखा है, जहाँ भी रिएक्शन में आया वहाँ वहाँ सिखाया। 20वां क्वेश्चन है, हेलो एल्केनो के दो धातुओं से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण। हेलो एल्केन की धातु से अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण लिखने को कहा है, लैंग्वेज लिखने को नहीं कहा। इसका मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा दोगे आप, यहाँ आ जाएगा मैग्नीशियम बीच में, C2H5MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रेगनार्ड बन जाएगा। और जिंक का रिएक्शन करा दोगे इसके साथ, जिंक का रिएक्शन, 2Zn तो लेना ही नहीं था यहाँ। क्या बना रखा है इन्होंने, तो रिएक्शन ही गलत कर रखा है इन्होंने, यहाँ पूरा रिएक्शन गलत है, मैं बता रहा, देख रहा। अच्छा एक मिनट देख लूँ, कभी इन्होंने 2 स्टेप में लिख दिया हो, नहीं। आप सोडियम के साथ रिएक्शन करा देना इसका, और जिंक के साथ ऐसे नहीं होता रिएक्शन, ऐसे होता है, देखो CH3CH2 को C2H5 लिख दूँ, C2H5Br प्लस Zn प्लस C2H5Br, और यहाँ लिख दिया हमने शुष्क यानी ड्राई
ईथर। ऐसे होगा रिएक्शन, ZnBr2 निकलेगा और C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 बनेगा, यानी ब्यूटेन। ठीक है ना। दो रिएक्शन बताने हैं आपको धातु के साथ, बता ही सकते हो आप, RX के दो रिएक्शन। 21वां क्वेश्चन है, अल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं किया जाता है, कारण सहित समझाइए। अल्कोहल और KI की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? इसलिए नहीं किया जाता कि यदि KI है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करके KHSO4 बना लेगा और HI, और HI फिर H2SO4 के साथ रिएक्शन करके इस तरीके से टूट जाएगा। तो जब अल्कोहल और KI का रिएक्शन करोगे आप, तो आप सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं करोगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ऑर्थो तथा मेटा समावयवियों की तुलना में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक एवं विलेयता उच्च होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इसका गलनांक और इसका और विलेयता सबसे ज़्यादा इसकी होगी, क्योंकि जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है ना, वो एक सममित यानी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, वो क्रिस्टल जालक में बहुत बढ़िया फिट होगा। इससे बढ़िया क्रिस्टल जालक बनेगा, क्रिस्टल लैटिस बढ़िया बनेगा, एक गुथा हुआ क्रिस्टल लैटिस, इससे नहीं बढ़िया बनने का, इससे नहीं। तो क्रिस्टल जालक जितना मजबूत होगा, बढ़िया होगा, वेल सेटल्ड होगा, उतना ही गलनांक ज़्यादा होगा और घुलनशीलता भी ज़्यादा होगी। क्रिस्टल जालक अच्छा बनता है उसमें पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन से के अणुओं के मिलने से क्रिस्टल जालक अच्छा नहीं बनने का। मेटा डाइक्लोरोबेंजीन के अणु जब आपस में मिलेंगे तो भी क्रिस्टल जालक अच्छा नहीं बनेगा। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने के चलते, एक सममित संरचना होने के चलते बढ़िया क्रिस्टल का निर्माण करता है। 23वां क्वेश्चन है, समझाइए क्यों क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की तुलना में कम होता है? हाँ बिल्कुल होगा। देखो, क्लोरोबेंजीन का ये कार्बन sp2 संकरित है, 1 2 3 ही तो सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 ही तो, और ये है sp3 क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन भी अटैच होगा। तो sp2 संकरण है, तो इस वाले कार्बन का sp2 संकरण के चलते इसमें s करेक्टर ज़्यादा है, इसमें s लक्षण कम है। s लक्षण यहाँ 33.33% है, इसका है 25%। s लक्षण ज़्यादा है तो विद्युत ऋणात्मकता इस वाले कार्बन की ज़्यादा है, इसकी कम है। इस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्लोरीन की तरफ को ज़्यादा नहीं सरका हुआ होगा, और इस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम है तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्लोरीन की तरफ को ज़्यादा सरका हुआ होगा, और इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ज़्यादा सरका हुआ है तो ये बंध ज़्यादा ध्रुवीय होगा, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा उधर को ज़्यादा इसलिए नहीं सरक पाया क्योंकि ये वाला कार्बन sp2 संकरण दिखा रहा है, s करेक्टर 33.33% है। इस वाले कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता इस वाले कार्बन से ज़्यादा है, मतलब है तो यहाँ भी कार्बन, है तो यहाँ भी कार्बन, पर विद्युत ऋणात्मकता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द s करेक्टर परसेंटेज, मतलब विद्युत ऋणात्मकता s लक्षण प्रतिशतता के समानुपाती होती है। ये बात सिखा रखी है मैंने फ्रेश लेक्चर में बहुत डिटेल में, तो इसलिए वो ज़्यादा ध्रुवीय नहीं होगा, ये ज़्यादा ध्रुवीय होगा बंद, वो ज़्यादा सरक जाएगा ना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। अगले पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर वाले क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रोमोबेंजीन की तुलना में ब्रोमोएथेन का ब्रोमीन परमाणु अधिक अभिक्रियाशील क्यों होता है? भाई ब्रोमोबेंजीन तो ये है, ये है ब्रोमोइथेन, ये है C2H5Br। अब कह रहे कि ये वाला ब्रोमीन परमाणु ज़्यादा क्रियाशील है इसके मुकाबले, सीधी बात है। यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होगा क्या आंशिक, मजबूत नहीं होगा बॉन्ड, अलग होना मुश्किल है इसका, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसके पास जो 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसमें घूमता फिरेगा बेंजीन रिंग के अंदर। दो बात। तीसरी बात, इस कार्बन का संकरण तो sp2 है, और यहाँ जो भी कार्बन आ रहा होगा उस कार्बन, जहाँ इसे ही मान लो चलो, इस कार्बन का संकरण है sp3,
तो यहाँ एस लक्षण 33.33%, वहाँ 25%। एस लक्षण यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, यहाँ कम है इस कार्बन की। विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो बॉन्ड तो और भी मजबूत बन रहा होगा यहाँ। तो यहाँ से इसे बी आर को निकालना ही मुश्किल है, वो तो निकला पड़ा, बस ये समझो। ये 3 कारण ही लिखने हैं यहाँ भी आपको, ये 3 कारण ही लिखने हैं। अगला क्वेश्चन दूसरे का ए, क्लोरोबेंजीन से डीडीटी बनाने का रासायनिक समीकरण दो। बी, हेलो एल्केन की KOH तथा AgCN से अभिक्रिया। लो देखो, ये है हमारे पास 2 अणु क्लोरोबेंजीन के, ये है क्लोरल का जिसे ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड कहते हैं हम। ये रिएक्शन सिखा रखा है आपको, H2O निकल जाएगा बीच में से, ये बन गया DDT। ये क्या बन गया? DDT बन गया। और दूसरा इन्होंने कहा था कि आप जो है क्लोरोबेंजीन का जलीय KOH और अल्कोहलिक AgCN से रिएक्शन करा दो, करा दोगे? यहाँ तो ये बन जाएगा फिनॉल, ये तो फिनॉल बन गया, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। और जब AgCN से रिएक्शन कराते हैं तो साइनाइड ना बनकर आइसोसाइनाइड बनता है, C2H5NC बनेगा, इथाइल आइसोसाइनाइड। उसके बाद हेलो एल्केन की विलोपन अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। विलोपन अभिक्रिया में तो कुछ निकलता है, जैसे H2O निकल गया, HX निकल गया, हाइड्रोजन गैस निकल गई। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक स्पीसी दूसरी को हटा देती है, जैसे धनायन धनायन को हटाएगा, ऋणायन ऋणायन को हटाएगा। ये तो दोनों आपने पढ़ी रखी हैं, देखें इस क्वेश्चन 2024 में आया था ये क्वेश्चन, इसे पढ़ लेना। पढ़ लोगे या पढ़ दूं एक बार में? चलो पढ़ देता हूँ। विलोपन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हेलो एल्केन के एक अणु में से HX अणु का विलोपन हो जाता है। HX का भी हो सकता है, H2 का भी हो सकता है, H2O का भी हो सकता है। और प्रतिस्थापन में इस अभिक्रिया में हेलो एल्केन के हेलोजन परमाणु किसी अन्य परमाणु या क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जब हेलो एल्केन को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो HX अणु का विलोपन या निराकरण के साथ एल्कीन प्राप्त होते हैं। HX अणु के विलोपन होने के कारण इस अभिक्रिया को विहाइड्रोहेलोजनीकरण कहते हैं, HX निकलेगा। जब हेलो एल्केन पर नाभिकराभी अभिकर्मक जैसे OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, NO2 नेगेटिव आदि आक्रमण करके संगत उत्पाद क्रम से अल्कोहल साइनाइड, OH अटैक करेगा तो अल्कोहल बनेगा, साइनाइड अटैक करेगा तो साइनाइड बनेगा, NO2 अटैक करेगा तो नाइट्रो एल्केन बनते हैं, तो अभिक्रिया को नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो एल्केन दिखाते हैं ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हेलो एल्केन बीटा विलोपन प्रकार की अभिक्रिया देते हैं, जैसे ये रिएक्शन है, अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करा, यहाँ से Br और यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से ये H, ये Br निकले, HBr निकलेगा। और हेलो एल्केन SN1 व SN2 रिएक्शन देते हैं, जैसे ये है इसका अल्कोहलिक KOH के साथ, इसका रिएक्शन करा हमने एक्वस KOH के साथ, तो क्या होगा, यहाँ से KBr निकल जाएगा, OH आ जाएगा, यहाँ ये आ गया OH। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना, विलोपन नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सोडियम एवं एक यौगिक A परस्पर अभिक्रिया करके इथेन बनाते हैं। यौगिक A क्या है? देखो क्या है यौगिक A, ये रिएक्शन लिखनी है आपको सिर्फ। दो तो लेने हैं CH3X, 2 सोडियम शुष्क ईथर की उपस्थिति में, वुड्स रिएक्शन है ये, पता है ना। एक CH3X इधर लिख दो, एक इधर लिख दो, बीच में 2 सोडियम लिख दो, तीर के ऊपर शुष्क ईथर लिख दो, NaX निकाल दो, 2 Na। ये रिएक्शन लिखनी है, वुड्स रिएक्शन पूछी इन्होंने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5वां, निम्नलिखित से 1 आयोडोब्यूटेन प्राप्त करने के समीकरण दीजिए। पहला है 1 ब्यूटेनॉल, ये 1 ब्यूटेनॉल है और हमें इसकी जगह क्या चाहिए, आयोडीन, तो Ki से रिएक्शन कर, KOH निकल जाएगा और यहाँ आई आ जाएगा, 1 आयोडोब्यूटेन आ गया। और फिर क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन, ये 1 क्लोरोब्यूटेन है,
1 क्लोरो है ना ब्यूटेन, 4 कार्बन है, 1 2 3। इससे अब आपको Cl की जगह आई चाहिए, तो NaI से रिएक्शन करो, NaCl निकल जाएगा, आई आ जाएगा, बन गया 1 आयोडो ब्यूटेन। और ये है एक ब्यूट 1इन। इससे तो 1 आयोडो ब्यूटेन बनाने के लिए पहले आपको HBr का रिएक्शन करना पड़ेगा पेरोक्साइड की उपस्थिति में, कार्बनिक पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा यहाँ, प्लस माइनस, नेगेटिव पार्ट ज़्यादा हाइड्रोजन पर। जब पेरोक्साइड की उपस्थिति में इस रिएक्शन को करते हैं तो यहाँ Br आ जाएगा, ये आ गया Br आ गया। अब इसके ऊपर आप NaI का रिएक्शन कर दो। जब NaI का रिएक्शन करोगे तो यहाँ से Na और यहाँ से Br निकल जाएगा, और Br की जगह आ जाएगा I, 1 आयोडो ब्यूटेन बन गया। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सैंडमेयर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए अथवा सैंडमेयर अभिक्रिया का क्या उपयोग है, एक रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए, अथवा सैंडमेयर अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ये सैंडमेयर अभिक्रिया आपकी परीक्षा में आएगी भाई। सैंडमेयर अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर CuCl का रिएक्शन कर दो HCl की उपस्थिति में, CuBr HBr का कर दो, CuCN HCN का कर दो, तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस तो निकलेगी निकलेगी है। और ये जो Cl नेगेटिव है इसकी जगह आ जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा Cl, यहाँ तो आ जाएगा Br, यहाँ CN। देखो ये 3 रिएक्शन लिख कर आनी है आपको, सैंडमेयर अभिक्रिया पेपर में आएगी जरूर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 7वां क्वेश्चन। एक हाइड्रोकार्बन C5H10 अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक C5H9Cl देता है। हाइड्रोकार्बन की संरचना क्या है। अब देखो इन्होंने कहा अणुसूत्र C5H10 एल्कीन, या तो ये एल्कीन है और ये है, या फिर है ये साइक्लोएल्केन। क्योंकि हाइड्रोकार्बन अंधेरे में क्लोरीन के साथ क्रिया नहीं करता है, अतः यह एल्कीन नहीं है, एल्कीन तो हो ही नहीं सकता है। अपितु यह एक साइक्लोएल्केन अर्थात साइक्लोपेंटेन है, और सूर्य के तेज प्रकाश में इसका रिएक्शन साइक्लोपेंटेन है। इसका साइक्लोपेंटेन का क्लोरीन का रिएक्शन अंधेरे में कराओगे कुछ नहीं होने का, सूर्य के प्रकाश में कराओगे तो यहाँ क्लोरीन आ जाएगा। तो साइक्लोपेंटेन है, इस क्वेश्चन को पक्का करके जाना है, ध्यान रखना, NCERT का क्वेश्चन है ये। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8वां क्वेश्चन है, एराइल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति किन कारणों से कम क्रियाशील है। कह रहे कि एराइल हैलाइड यानी जैसे क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग के ऊपर जब हेलोजन एटम आ जाता है तो उसे कहते हैं एराइल हैलाइड। कह रहे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं दिखाते, वही 3 कारण लिखने। क्योंकि हेलोजन एटम जो अटैच है ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर, उसमें जो कार्बन है बेंजीन का और जो हेलोजन है उसके बीच जो बॉन्ड है वो भले ही सिंगल दिख रहा हो पर वो आंशिक द्विबंध है, और वो क्लोरीन एटम का जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक, वो बेंजीन रिंग के अंदर अनुनाद में घूम रहा। दूसरा यह है वो डबल बॉन्ड है तो मजबूत है। तीसरा यह है कि वो वाला कार्बन बेंजीन रिंग के सबसे टॉप वाला कार्बन जिसके साथ हेलोजन एटम ऊपर जुड़ा हुआ है, उस कार्बन का संकरण sp2 है, जिसकी वजह से एस करेक्टर वहाँ 33.33% है, और एस करेक्टर ज़्यादा होने के चलते वो कार्बन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। ठीक है, और ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो वो छोड़ने का ही नहीं ऊपर हेलोजन को। यही 3 कारण लिखने हैं। ये कई बार आ गया ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन 2019 में आया था ये वाला क्वेश्चन, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे। यह है उभयदंती। उभयदंती का मतलब जिसके बाद 2 दाता परमाणु हो। नाभिक रागी का मतलब न्यूक्लियोफाइल, एक ऐसा नाभिक न्यूक्लियोफाइल जिसके पास 2 परमाणु ऐसे हों जिनसे वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। आपको पता है ना, नाभिक रागी या नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल उसे कहते हैं जो नाभिक से प्यार करता हो, स्नेह करता हो। और नाभिक से स्नेह वो करता है जिसके पास कम से कम एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हो एक्स्ट्रा। तो उभयदंती नाभिक रागी ऐसी स्पीसीज, ऐसे नाभिक रागी या नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनके पास 2 दाता परमाणु होते हैं और दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करता है वो एक समय पर। जैसे KCN है, KCN जो है वो कार्बन का इस्तेमाल भी कर सकता है, नाइट्रोजन का भी।
इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए। AgCN में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं हमें, इसे कहते हैं उभयदंती नाभिक रागी। ठीक है, देखो यहाँ कार्बन का यूज करा जा रहा है, यहाँ नाइट्रोजन का, है ना। दसवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। कार्बन टेट्रा क्लोराइड और उसके उपयोग कर दोगे, आयोडोफॉर्म तथा उसके उपयोग। ये तो याद करने वाले क्वेश्चन हैं। अगले पड़ाव पर हम आ चुके हैं और हमारा पड़ाव है ये लघु उत्तरीय प्रश्न का सेकंड पार्ट 4 नंबर वाला। और यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है, हेलो एल्केनों के बनाने की 2 सामान्य विधियों की रासायनिक समीकरण लिखिए। लिख दोगे। हेलो एल्केन बनाने के कम से कम 12 से 14 तरीके मैंने आपको सिखा रखे हैं। और फिर इन्होंने कहा है तथा हेलो एल्केन की निम्नलिखित के साथ अभिक्रियाएं लिखिए। एल्कोहलिक KOH के साथ HX निकल जाएगा, KNO2 और AgNO2 के साथ कर दोगे रिएक्शन। अभी तो बताई है दोनों रिएक्शन आपको, ये तो 2 विधियां बताई इन्होंने। एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन लिखनी थी सिर्फ ये वाली, और KNO2 के साथ ये रिएक्शन अभी कराई थी, और AgNO2 के साथ। अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हैं। ये बेंजीन रिंग के ऊपर होती हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर जब कोई इलेक्ट्रॉन इसने ही अटैक करता है तो बेंजीन रिंग के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैक करता है ना, और वहां से हाइड्रोजन को हटा देता है, अपने आप उसकी जगह ले लेता है। ये होती हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। फिर इन्होंने कहा कि क्लोरोबेंजीन के हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण बताइए। ये तो लिख दोगे रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन आपको करा रखे हैं। देखो ये है, पहले तो इन्होंने नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बतानी है कैसे होती है। फिर हेलोजनीकरण, ये देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ गया। हेलोजनीकरण, ये सल्फोनीकरण है। फिर उसके बाद क्या है भाई, सल्फोनीकरण के बाद क्या है, नाइट्रीकरण है HNO3 के साथ, सारे सिखा रखे हैं। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, CH3COCl से क्रिया। ये आने चाहिए आपको। एक तो हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, ठीक है, नाइट्रोजनीकरण या नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण कहना चाहिए। एक तो हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, एक नाइट्रोजनीकरण ना कहकर क्या कहना चाहिए उसे, नाइट्रेशन कहते हैं ना, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन 3 हो गए। और एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण और एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलीकरण। ये रिएक्शन आने चाहिए बिल्कुल। नाइट्रीकरण उसे कहते हैं जिसे हम नाइट्रेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेलो एरीन क्या है। बेंजीन रिंग के ऊपर कोई हेलोजन अटैच हो गया तो उसे हेलो एरीन कहते हैं। इनकी 2 मुख्य प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एक हेलोजनीकरण दे दो, ठीक है, एक दे दो। ये तो हेलोजनीकरण ही दिया इन्होंने, हो गया तो खत्म। मुझे आज का लेक्चर तो खत्म हो चुका है। हेलोजनीकरण दे सकते हो आप, सल्फोनीकरण दे सकते हो, नाइट्रीकरण दे सकते हो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण दे सकते हो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलीकरण दे सकते हो। ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक बात ध्यान रखो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो होती है RX के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है ARX के ऊपर। बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं ज़्यादातर। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो विशेष परिस्थिति में होगी, जब बहुत हाई टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा, तब होगी। तो ये 50% तो रिवीजन हो गया हमारा, और आपको पता भी चल गया कि किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। 50% रिवीजन हो जाएगा कल, और ये हमारा 6ठा यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन में। जल्दी जल्दी सारे यूनिट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद भी मुझे बहुत कुछ कराना है परीक्षा के लिए। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बस रिवीजन पर फोकस करो और प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ो। जिस बच्चे ने अब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो वन शॉट का एक प्लेलिस्ट है, पूरा वन शॉट का प्लेलिस्ट, उसे फॉलो करो जिसमें 10 लेक्चर हैं। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, बाय।